70 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करते थे। गांव का नाम था रामपुर, जो शहर से काफी दूर एक छोटा सा लेकिन हरा भरा इलाका था। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू हमेशा घुली रहती थी और दूर तक फैले खेतों में फसलें लहराया करती थीं। उनका घर गांव के बीचों बीच था, एक पुराना लेकिन मजबूत मकान, जिसकी दीवारें ईंटों से बनी थी और छत पर खटरेल बिछी हुई थी। घर के सामने बड़ा सा आंगन था, जहां बरगद का एक पुराना पेड़ लगा था जो गर्मियों में ठंडी छांव देता था। इसी आंगन में एक कोने में तुलसी का पौधा था, जिसकी देखभाल कभी उनकी पत्नी किया करती थी। कुछ वर्ष पहले तक तो राजेंद्र प्रसाद जी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे। सुबह सवेरे उठकर खेतों की ओर निकल जाते, मजदूरों से बात करते, फसल का जायजा लेते और शाम को थके हारे लेकिन संतुष्ट मन से घर लौटते। उनकी आवाज में अभी भी वही दम था जो गांव के लोगों को प्रभावित करता था। गांव वाले उन्हें बाबूजी कहकर पुकारते और कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले उनकी राय जरूर लेते। लेकिन 4 वर्ष पहले उनकी पत्नी की मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया। पत्नी का नाम था शांति देवी, एक सौम्य, धैर्यवान औरत जो घर की हर छोटी बड़ी बात संभालती थी। उनकी मौत अचानक हुई थी, एक सामान्य सर्दी जुकाम जो बढ़ते बढ़ते निमोनिया बन गया और कुछ ही दिनों में वे इस दुनिया से चली गईं। उस गम ने राजेंद्र प्रसाद जी की सेहत और भावनाओं पर ऐसा कहर बरपाया कि उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। रात रात भर नींद नहीं आती थी, खाना सूखे गले से नीचे नहीं उतरता था और धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। पहले जो कसरती बदन था, वे अब दुबला हो गया। उनका शरीर अपनी पहचान खो चुका था। कंधे झुक गए थे, कमर झुक गई थी और चलते समय पैर लड़खड़ाने लगे थे। आंखें भीतर धंस चुकी थीं, जैसे कोई गहरी उदासी उन्हें खोखला कर रही हो। चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछ गया था। माथे पर गहरी लकीरें, गालों पर पड़ती सिलवटें और होठों के आसपास वो रेखाएं जो दर्द की गवाही देती थीं। कभी कभी आईने में खुद को देखकर उन्हें लगता कि यह उनका चेहरा नहीं, किसी अजनबी बूढ़े का है। वैसे तो उनका परिवार नाती पोतों से भरा पूरा था। इकलौते बेटे की शादी को कई साल हो चुके थे। बहू कविता थी, शहर से आई हुई, पढ़ी लिखी, लेकिन गांव की जिंदगी में पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उनके 2 पोते और एक पोती थी, सब स्कूल जाने की उम्र के। घर में हमेशा बच्चों की भाग दौड़, हंसी ठिठोली और शोरगुल रहता था। बाहर से देखने में परिवार पूरा और खुशहाल लगता था, परंतु केवल कहने मात्र को ही परिवार था। अंदर से सब खोखला हो चुका था। कोई भी ऐसा नहीं था जिसे राजेंद्र प्रसाद जी अपना कह पाते। बेटा अपने काम में व्यस्त, बहू घर और बच्चों में उलझी, पोते पोती अपनी दुनिया में मस्त। और वैसे भी जब अपने शरीर के अंग ही साथ छोड़ने लगे थे, घुटने दर्द करते, हाथ कांपने लगते, आंखें धुंधली पड़ गईं, तो भला परिवार से और क्या उम्मीद कर सकते थे। उन्हें लगता था कि अब वे सिर्फ एक बोझ हैं, जिसे घर वाले किसी तरह ढो रहे हैं। अपने घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे हुए राजेंद्र प्रसाद जी अपने बच्चों को आते जाते देखकर ही समय गुजार लेते थे। चारपाई पुरानी थी, बांस की बनी हुई, जिस पर नीली पीली धारियों वाली चादर बिछी रहती थी। सुबह से शाम तक वे यहीं बैठे रहते, कभी आसमान को निहारते, कभी आंगन में खेलते पोते पोतों को देखते, तो कभी दूर सड़क पर आने जाने वालों को। सारा दिन वे किसी से अपने दिल का हाल बांटने को भी तरस जाते थे। मन में 1000 बातें उमड़ती घुमड़ती, पुराने दिन याद आते, पत्नी की याद सताती, लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि पता था कि कोई सुनने वाला नहीं है। बेटा तो बेटा, जो कभी उनके कंधों पर चढ़कर पूरे गांव में घूमता था, अब उनसे नजरें तक नहीं मिलाता था। वह सुबह दुकान पर चला जाता और शाम को देर से लौटता। नाती पोतों में से भी कोई उनके पास बैठकर 2 बातें करने को तैयार नहीं होता था। पोता मोबाइल में खेलता, पोती टीवी देखती या दोस्तों से बात करती। अगर कभी राजेंद्र प्रसाद जी पास बैठकर कुछ कहने की कोशिश करते, जैसे बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ा, या बेटी यह गाना अच्छा है, तो जवाब में बस हूँ या हाँ दादाजी मिलता और फिर बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते। किसी से बात करने की कोशिश भी करते तो उन्हें दुत्कार दिया जाता था, अब चुप भी रह लिया करो, हर समय कुछ न कुछ बोलते रहते हो, या अरे दादाजी हम व्यस्त हैं जैसे वाक्य सुन सुनकर उनका मन टूट जाता। घर का प्रत्येक सदस्य उनसे ऐसे दूर भागता था जैसे उन्हें कोई छूत की बीमारी हो। बहू कविता तो खास तौर पर, जब भी वे रसोई के पास जाते या कुछ पूछते तो चिढ़कर मुंह फेर लेती। बेटा भी अब उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। घर में उनकी मौजूदगी मानो अदृश्य सी हो गई थी। वे सोचते,
शायद यही बुढ़ापे का दस्तूर है, जब तक ताकत थी तब तक सब अपने थे, अब कमजोर पड़े तो पराये हो गए। आज सुबह जब राजेंद्र प्रसाद जी सोकर उठे तो रसोई घर में से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। खुशबू थी गर्मा गर्म पूरी और आलू गोभी की सब्जी की, जिसमें जीरा और हींग का तड़का लगा था। साथ ही दाल की महक भी थी जो धीमी आंच पर पक रही थी। इस मनमोहक खुशबू ने अचानक उनकी भूख को तीव्र कर दिया। कई दिनों से उनका मन खाने को नहीं करता था, बस 2 रोटी खाकर किसी तरह पेट भर लेते थे, लेकिन आज न जाने क्यों मुंह में पानी आ गया। धीरे धीरे बिस्तर से उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर हाथ मुंह धोया, पुरानी धोती कुर्ता पहना और जल्दी से आंगन में आकर चारपाई पर बैठ गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, दूर कोयल की कूक सुनाई दे रही थी। उनके पोते पोती तैयार होकर स्कूल जा चुके थे, बस्ता कंधे पर टांगे चहकते हंसते। घर में अब सन्नाटा था, सिर्फ रसोई से खन खन की आवाजें आ रही थीं। करीब आधे घंटे के बाद जब उनका बेटा दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला तो उसे रोककर राजेंद्र प्रसाद जी ने पूछा, बेटा, रसोई घर से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है कविता ने? उनकी आवाज में थोड़ी उत्सुकता थी, थोड़ी उम्मीद कि शायद आज कुछ अच्छा खाने को मिले। बेटा ने जल्दबाजी में जवाब दिया, अरे पिताजी, जो कुछ भी बनाया है थोड़ी देर में आपके सामने आ ही जाएगा। जब सारा काम निपट जाएगा तो आपकी बहू आपको भी खाना दे देगी, चिंता मत करो। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट करके धूल उड़ाता हुआ निकल गया। राजेंद्र प्रसाद जी उसे जाते हुए देखते रहे। मन में एक हल्की सी उदासी छा गई। भूख से परेशान राजेंद्र प्रसाद जी बार बार रसोई घर की ओर ताक रहे थे। पेट में चूहों की दौड़ सी लग रही थी। बहू खाना लेकर कब आएगी? वे मन ही मन बुदबुदाते और फिर सब्र रखकर चुपचाप बैठ जाते। कभी आंगन में इधर उधर टहल लेते, कभी चारपाई पर लेटकर छत को देखते। बैठे बैठे थक गए तो फिर से चारपाई पर लेट गए और आसमान की ओर निहारते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। एक समय था जब इस गांव में उनका इतना दबदबा हुआ करता था कि पूरा गांव उन्हें सलाम ठोकता था। लोग दूर से ही कहते, नमस्ते बाबूजी। कोई विवाद होता तो उनके पास आते। बेटा बहू उनके आगे ऊंची आवाज में बात करना तो दूर, जुबान तक खोलने से पहले सोचते थे। घर के मुखिया होने के नाते सभी महत्वपूर्ण फैसले, खेत की बुवाई, बेटे की शादी, जमीन का बंटवारा वही लिया करते थे और उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था। लोग कहते, बाबूजी ने कहा है तो ठीक ही होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा और वे बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने लगे तो कमजोरी बढ़ी, आवाज धीमी पड़ी और फैसले लेने की जिम्मेदारी भी कम हो गई। तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे को अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी। बेटे ने शुरू में बड़ा आदर दिखाया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बेटे ने दुकान भी बखूबी संभाली थी, गांव की मुख्य किराने की दुकान जहां चाय से लेकर दवाई तक सब मिलता था। फिर अचानक एक दिन राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी इस दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी होगी। उस दिन के बाद से सब बदल गया। उनका वर्चस्व इस घर में कम होने लगा। वे अपने बच्चों के बदलते व्यवहार को समझ पा रहे थे। बेटे की नजरों में वे एक पुरानी चमक नहीं रही, बहू की बातों में वे आदर गायब हो गया। जब तक पत्नी का साथ था तब तक वे आत्मसम्मान से जी रहे थे। पत्नी उनकी ढाल थी, उनकी दोस्त थी, उनकी बात सुनने वाली थी। लेकिन पत्नी के जाने के बाद वे नितांत अकेले पड़ गए। उनकी हालत अपने ही घर में कविता के सामने मिमियाती सी बिल्ली की तरह हो गई, जो डरती है, सिकुड़ती है और चुपचाप कोने में दुबक जाती है। कुछ वर्ष पहले तक मुंह में दांत हुआ करते थे तो थोड़ी बहुत भूख लगने पर बादाम या भुने चनों का स्वाद ले लिया करते थे। शाम को जब थोड़ा आराम मिलता तो आंगन में बैठकर मुट्ठी भर बादाम या चने निकालते, धीरे धीरे चबाते और पुराने दिनों की यादों में खो जाते। बादाम की मिठास और चनों की कुरकुराहट मुंह में घुलती तो लगता जैसे जिंदगी में अभी भी कुछ स्वाद बाकी है। पत्नी शांति देवी जीवित थीं, तब तो वे खुद ही रसोई से कुछ न कुछ ले आती, कभी गुड़ की चिक्की, कभी मूंगफली की रेवड़ी। लेकिन उम्र बीतने के साथ दांतों ने साथ छोड़ा तो सब स्वाद भी छूट गए। पहले 1-2 दांत गए, फिर कई टूट गए, बाकी ढीले पड़ गए। चबाना मुश्किल हो गया। अब बादाम देखकर भी मन उदास हो जाता, उन्हें निगलना पड़ता या छोड़ना पड़ता। धीरे धीरे भूख ही कम होती गई। खाना सिर्फ पेट भरने की मजबूरी बन गया, स्वाद लेने की चीज नहीं। एक दिन बहुत मन हुआ, शायद सर्दी की वजह से या पुरानी यादों ने जगाया। आंगन में पोता खेल रहा था, लाल रंग की प्लास्टिक की गेंद उछाल रहा था। राजेंद्र प्रसाद जी चारपाई पर बैठे उसे देख रहे थे।
अचानक मुंह में पानी सा आया। उन्होंने पोते को आवाज दी, बेटा इधर आ। पोता दौड़ता हुआ आया। बेटा, रसोई घर में जाकर अपनी माँ से कहो कि दादाजी के लिए बादाम इलायची वाला दूध बना दे, गरम गरम, थोड़ा मीठा। पोता मुस्कुराया और अच्छा दादाजी कहकर अंदर भाग गया। इतना कहने मात्र से मानो उन्होंने आपत्ति मोल ले ली। पोता जैसे ही अंदर गया और कविता से बात कही, रसोई से चम्मच की खंगनाहट रुक गई। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर तेज कदमों की आहट हुई। इधर पोते ने अंदर जाकर कहा नहीं कि कविता गुस्से से तमतमाई। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें सिकुड़ गईं। वह रसोई से बाहर निकली, हाथ में अभी भी चम्मच था जिसे उसने जोर से काउंटर पर पटका। फिर आंगन में आकर राजेंद्र प्रसाद जी के सामने खड़ी हो गई और अपनी जुबान से अंगारे बरसाती हुई बोली, 70 पार कर गए हैं, लेकिन जीभ तो देखो दिन ब दिन जवान ही होती जा रही है। न जाने कितनी भूख लगती है, जितना भी बनाकर खिला दो, न तो इनका मन भरता है और नहीं पेट। सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम को चाय नाश्ता, रात को दूध। बस खाने पीने की धुन सवार है। पैर कब्र में लटके हैं पर न जाने राम भजन किस उम्र में करने का इरादा है। उसने आगे कहा, पड़ोस में रहने वाली गीता के ससुर सारे काम कर देते हैं, दूध सब्जी भी ला देते हैं, बाजार से सामान उठा लाते हैं और घर पर भी छोटे मोटे सारे काम करवा देते हैं। पर यहाँ तो इतना सुख भी नसीब में नहीं है। सारा दिन बैठे बैठे बस हुक्म चलाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। न घर का काम, न बाहर का, बस खाओ पियो और सो जाओ। कविता की आवाज ऊंची थी, पड़ोस तक जा रही थी। राजेंद्र प्रसाद जी चुपचाप सिर झुकाए सुनते रहे। जरा सी बात पर ही अपनी तलवार की धार से भी तेज जुबान से कविता ने इतनी जल्दी कटी सुनाई कि बादाम वाला दूध पीने की इच्छा ही कोसों दूर चली गई। उनका दिल बैठ गया, आंखें नम होगी लेकिन रो भी नहीं सके। बस मन ही मन सोचा, शायद मैंने गलती की, अब कुछ मांगना भी नहीं चाहिए। उस समय उनका बेटा घर पर था। वह कमरे से बाहर निकला, सब सुन रहा था। कदकाठी से काफी लंबा चौड़ा था, कंधे चौड़े, छाती फैली हुई। गांव में लोग उसे पहलवान कहते थे। पर मजाल की बूढ़े पिता को कोसती हुई अपनी पत्नी की तीखी जुबान पर थोड़ा सा भी नियंत्रण कर पाता हो। वह बस चुप खड़ा रहा, नजरें नीची किए। एक बार तो उसने कुछ कहना चाहा, कविता ऐसे नहीं बोलते, लेकिन कविता की एक तीखी नजर पड़ते ही वे चुप हो गया। और यदि गलती से कभी वे कुछ ऐसा कर भी बैठता तो खुद ही पत्नी के गुस्से का शिकार हो जाता। कविता घर में न बोलती, न खाना बनाती और बच्चों को भी भड़काती। आखिरकार उसे ही माफी मांगनी पड़ती, सॉरी मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, तुम्हारा ही पक्ष ले रहा था। फिर अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर उसे मनाता, कभी नई साड़ी का वादा, कभी शहर घुमाने का, कभी गहना दिलाने का। तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाता और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती। फिर तो दोनों पति पत्नी कमरे में बंद होकर अपने बूढ़े पिता को जमकर कोसने लगते, यह बुढ़ाऊ अब बोझ बन गया है, कब जाएगा भगवान के पास। वह आखिरी दिन था जब राजेंद्र प्रसाद जी ने कविता से खाने के लिए कुछ मांगा था। उस दिन के बाद से तो उन्होंने अपनी जुबान पर ताला जड़ लिया। मन में कितना ही चाहे कुछ मांगना बंद। कुछ सामने आ जाता तो चुप करके खा लेते, 2 रोटी, थोड़ी दाल, कभी सब्जी, नहीं तो भूखे ही बैठे रहते। कई बार शाम तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीकर लेट जाते। भूख लगती तो भी चुप रहते। अब उन्हें लगता था कि मांगना ही अपराध है। आज तो बहुत देर हो गई, कविता अभी तक खाना लेकर नहीं आई। दोपहर के 12 बजे बज चुके थे। पेट में आग सी लग रही थी। राजेंद्र प्रसाद जी चारपाई पर लेटे इंतजार कर रहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी अभी यह सब सोच ही रहे थे, वह बादाम वाले दूध की घटना, कविता की बातें, बेटे की चुप्पी की उनकी बहू कविता एक हाथ में खाने की थाली और दूसरे हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई। थाली में 2 सूखी रोटियां थीं, किनारे मुड़ी हुई, और एक कटोरी में रात की बची हुई दाल, जो ठंडी हो चुकी थी। कोई सब्जी नहीं, कोई अचार नहीं। वह थाली चारपाई के पास रखी और बिना कुछ बोले वापस अंदर चली गई। खाना देखते ही बहुत देर से भूख से बेहाल बैठे राजेंद्र प्रसाद जी जल्दी जल्दी से खाना खाने लगे। हाथ कांप रहे थे लेकिन जल्दबाजी थी। रोटी को दाल में डुबोकर मुंह में ठूंसते। हालांकि जिस खाने की खुशबू रसोई घर से आ रही थी, वे पूरी सब्जी की थी जो बच्चों और बेटे बहू के लिए बनी थी। वैसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं रखा था। केवल 2 सादी रोटी के साथ रात की दाल थी। लेकिन भूख इतनी तेज लगी थी कि वह खाना भी उन्हें 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। चुपचाप खाया, गिलास का पानी पिया और थाली साइड में रख दी।
राजेंद्र प्रसाद जी अपने जीवन से तंग आ चुके थे। खाना खाकर भी मन नहीं भरा। मन ही मन बुदबुदाते हुए विचार करने लगते कि वाकई बुढ़ापा तो साक्षात नरक का द्वार है। मालूम होता है कि नरक जाने वाले सभी रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं। बूढ़े होते शरीर में न तो वे पहले वाली ताकत रह जाती है और न ही अपने घर में एक फूटी कौड़ी जितनी भी कीमत। न कोई पूछने वाला, न स्नेह देने वाला। या तो अपने स्वाभिमान को दीवार में लगी खूंटी पर टांग कर अपनी बची खुची जिंदगी घुट घुट कर जी लो, नहीं तो मृत्यु तो आलिंगन में लेने के लिए तैयार खड़ी है। कई बार रात को नींद नहीं आती तो यही सोचते कब आएगी मुक्ति। राजेंद्र प्रसाद जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसते यह कमजोरी क्यों आई, तो कभी बदली हुई परिस्थितियों को बेटा पहले ऐसा नहीं था। कभी पत्नी की याद आती तो रो लेते। इसके अतिरिक्त भला कर भी क्या सकते थे। बस चुपचाप दिन काटते। थोड़ी थोड़ी सर्दी की शुरुआत हो रही थी। सुबह शाम ठंडी हवा चलने लगी थी, कोहरा छाने लगा था। बदलते मौसम के साथ उन्हें खांसी छिड़ने लगी, पहले हल्की फुल्की, फिर गहरी। रात को खांस खांस कर नींद टूट जाती। पुराना दमा फिर से सक्रिय हो गया। एक दिन सुबह के समय उन्हें इतनी खांसी छिड़ी कि हाल बेहाल होने लगा। सीने में जकड़न, सांस फूलने लगी। इनहेलर पंप खत्म हो चुका था। वे चारपाई पर बैठे खांस रहे थे, चेहरा लाल हो गया। किसी तरह बेटे को आवाज दी। बेटा कमरे से निकला। बेटा, इस खांसी ने तो बहुत परेशान कर रखा है। ऊपर से दमा का मरीज हूँ, लेकिन पंप भी खत्म हो गया है। आज मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कहीं तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। राजेंद्र प्रसाद जी ने हाम फूते हुए कहा, तो उसी समय उनकी बहू कविता तेजी से कमरे से बाहर आई। वह तैयार हो रही थी, साड़ी पहने, बाल बांधे। गुस्से से बोली, अरे वे सब बाद में करना, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमें वहां जाना है। जल्दी से तैयार हो जाइए, कहते हुए वे बेटे की ओर देखकर कमरे में चली गई। बेटा कुछ नहीं बोला, बस सिर झुकाकर तैयार होने चला गया। राजेंद्र प्रसाद जी खांसते हुए उन्हें जाते देखते रहे। अपनी पत्नी की खिलाफत करना तो बेटे के स्वभाव में ही नहीं था। वह कविता से डरता था। नहीं, डरता नहीं, पूरी तरह उसके आगे झुक चुका था। घर में कविता की चलती थी, बेटा बस हामी भरता। कभी कभी राजेंद्र प्रसाद जी सोचते कि उनका बेटा पहले ऐसा नहीं था। शादी से पहले तो वे उनके सामने बड़े आदर से बात करता था, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। कविता के शहर वाले और तरीके, उसकी ऊंची आवाज और जल्दबाजी ने बेटे को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। अब तो बेटा अपनी पत्नी की हर बात को अंतिम फैसला मानता। पिताजी, अभी हमारा जानना बहुत जरूरी है। आपकी दवाई मैं कल लाकर दे दूंगा, बेटे ने जल्दी जल्दी कहा, नजरें नीची रखते हुए। उसकी आवाज में कोई गहराई नहीं थी, बस औपचारिकता। वह जानता था कि पिताजी की तबीयत खराब है, फिर भी ससुराल जाना ज्यादा जरूरी लग रहा था। शायद कविता ने पहले से प्लान बना रखा था, उसके मायके में कोई समारोह था या उसके पिताजी की तबीयत का बहाना। बेटा कुछ पल रुका, जैसे कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन फिर मुड़कर अपने कमरे में चला गया। राजेंद्र प्रसाद जी उसे जाते हुए देखते रहे। मन में एक हल्का सा गुस्सा और बहुत सारी उदासी। थोड़ी ही देर में घर में भाग दौड़ मच गई। बच्चे उत्साह से चिल्ला रहे थे, मामा के घर चले। कविता बच्चों को तैयार कर रही थी, उनके लिए नई ड्रेस निकाल रही थी। बेटा कार की चाबी लेकर बाहर निकला, सामान लादा। फिर सब कार में बैठे। बेटा ड्राइविंग सीट पर, कविता आगे, बच्चे पीछे। कार स्टार्ट हुई, धूल उड़ाती हुई गांव की पगडंडी पर चली गई। राजेंद्र प्रसाद जी आश्चर्यचकित हुए, बस उन्हें देखते ही रह गए। कार दूर तक दिखती रही, फिर मोड़ पर गायब हो गई। घर में अचानक सन्नाटा छा गया। न बच्चों की हंसी, न कविता की आवाज, सिर्फ दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा का शोर। रह रह कर खांसी छिड़ी, मगर कोई सुनने वाला ही कहाँ था। हर खांसी के साथ सीना दर्द करता, सांस ऊपर नीचे होती। वे चारपाई पर लेट गए, हाथ सीने पर रखकर। खांसी की वजह से आंखों में पानी आ गया। घर खाली था, दरवाजे खुले, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पड़ोस के घरों से धुएं की महक आ रही थी। लोग दोपहर का खाना बना रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ खालीपन। आंगन में खाट पर लेटे हुए थोड़ी देर आंख लग गई तो खांसी में भी कुछ आराम आ गया। नींद हल्की थी। सपने में पत्नी दिखी। वह मुस्कुरा रही थी, हाथ में गर्म दूध का गिलास था। लेकिन नींद टूटी तो फिर वही खाली घर। सोकर उठे तो करीब 12 बजे थे। सूरज सिर पर आ चुका था, गर्मी लग रही थी। नाश्ता भी नहीं किया था,
सुबह सिर्फ पानी पिया था। भूख के मारे पेट की आंतें ऐंठने लगी थीं, जैसे अंदर कोई चक्की चल रही हो। पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी। राजेंद्र प्रसाद जी ने सोचा, बहू ने नाश्ता बनाकर रखा होगा, थाली में डालकर ले आता हूँ। धीरे धीरे उठे, लाठी टेकते हुए घर के अंदर जाने लगे। रसोई का दरवाजा दिखा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे तो देखा दरवाजे पर ताला जड़ा था। बड़ा सा पीतल का ताला चमक रहा था। चाबी नहीं थी। वह तो बस ताले को देखते ही रह गए। पैरों तले जमीन खिसक गई। घुटनों के बल बैठकर सिर पकड़ कर रोने लगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगाकर चले गए। मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, फिर भी मुझे घर से बाहर कर दिया। कहते हुए उनका गला रुंध गया, आंसू बहने लगे। रोते रोते थक गए, फिर लाठी के सहारे वापस खाट पर आकर बैठ गए। आकाश की ओर देखा, नीला आसमान, लेकिन मन में अंधेरा। तभी उनका पालतू कुत्ता, जिसका नाम था भोला, काले रंग का देसी कुत्ता, अपने बर्तन में पड़ी रोटी उठाकर ले आया। सुबह कविता ने उसे 2 रोटियां डाली थीं। भोला रोटी मुंह में दबाए उनके सामने बैठा और चबाने लगा, पूंछ हिला रहा था जैसे खुश हो। उसे देखकर राजेंद्र प्रसाद जी को ऐसा लगा जैसे कुत्ता ही उन्हें चिढ़ा रहा हो। देखो, मुझे तो रोटी मिल गई, तुम्हें नहीं। ख्याल आया कि मुझसे तो यह जानवर ही भला, जिसे कम से कम रोटी तो नसीब हो रही है। मुझे तो उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा कि घर खुला छोड़ जाते। फपक कर रो पड़े राजेंद्र प्रसाद जी। रोते रोते आवाज निकल गई, पड़ोस तक पहुंची। दोपहर हो चुकी थी, सूरज तीखा चमक रहा था। आंगन में छांव कम हो गई थी। बैठे बैठे वह कभी खांसने लगते तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगते। खांसी और भूख दोनों साथ थे उनके। बुरी तरह खांसने की आवाज सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाले मोहन जी उनके घर आ पहुंचे। मोहन जी पुराने मित्र थे, उम्र में लगभग बराबर। कभी साथ खेतों में काम किया था, साथ बैठकर हुक्का पिया था। मोहन जी का घर बगल में ही था, बीच में सिर्फ एक दीवार। वे जैसे ही आंगन में आए, राजेंद्र प्रसाद जी को उस हालत में देखा तो चौंक गए। अरे राजेंद्र, यह क्या हाल बना रखा है? क्यों रो रहे हो? मोहन जी ने पास बैठकर पूछा। अपने दोस्त को देखते ही राजेंद्र प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया और रोते हुए उन्होंने सारी बात कह सुनाई। सुबह की खांसी, बेटे बहू का ससुराल जाना, घर में ताला, भूख और अपमान। मोहन जी चुपचाप सुनते रहे। उनका चेहरा लाल हो गया। अपने प्रिय मित्र की हालत को देखकर मोहन जी का कलेजा मुंह को आने लगा। यह क्या कर रहे हैं यह लोग? अपने बाप के साथ ऐसा? मोहन जी बुदबुदाए, फिर उठे और बोले, तू चिंता मत कर, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। अपने घर जाकर मोहन जी ने अपनी पत्नी से कहा और गर्मा गर्म खाना पैक करवाया। रोटी, सब्जी, दाल और थोड़ा अचार राजेंद्र प्रसाद जी के लिए लेकर आए। राजेंद्र प्रसाद जी अपनी इस हालत पर आज जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में खुद को पा रहे थे। पड़ोसी से खाना मांगना पड़ रहा है, परंतु भूख इतनी लगी थी कि आत्मसम्मान को ताक पर रखकर भोजन करने लगे। मोहन जी ने खुद थाली लगाई, साथ बैठकर खाने को कहा। दोनों ने चुपचाप खाया। थोड़ी देर उनके पास बैठकर हालचाल बांटते रहे, पुराने दिन याद किए, गांव की बातें की। मोहन जी ने ढांढस बंधाया, सब ठीक हो जाएगा, फिर उठे और वापस चले गए। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी। मोहन जी के जाते ही खांसी का दौरा पड़ा। जेब टटोल कर देखी तो खाली थी। खांसी की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि आस पड़ोस से किसी को भेजकर दवाई ही मंगवा लें। इन्हेलर खत्म, दवाई नहीं, तबीयत और बिगड़ रही थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। रदी वाला, भंगार वाला, गांव में घूमता हुआ एक रिक्शा वाला। राजेंद्र प्रसाद जी की नजर आंगन के कोने में रखी पुरानी किताबों और अखबारों की ओर गई। सालों से जमा थी पुरानी किताबें, अखबार, मैगजीन। वे जल्दी से उठे, लाठी टेकते हुए बाहर गए और कबाड़ वाले को बुलाकर ले आए। अंदर आओ गया, रदी तौल लो। कबाड़ वाला अंदर आया, सामान तौलने लगा। तराजू में रखा, गिना। सारी रदी के 50 रुपए बनते हैं, कबाड़ वाले ने कहा। तो राजेंद्र प्रसाद जी खुश हो गए कि चलो, इतने में मेरा इनहेलर तो आ ही जाएगा। 50 रुपए हाथ में आते ही दवाई मिल जाएगी। अभी कबाड़ वाला पैसे गिन ही रहा था, नोट्स निकाल रहा था कि इतने में बाहर कार की आवाज आई। राजेंद्र प्रसाद जी के बेटा बहू घर वापस लौट आए। शायद ससुराल का काम जल्दी निपट गया। उन्हें रदी बेचते देख कविता जल्दी से अंदर आई, चेहरा गुस्से से लाल। तब तक कबाड़ वाला उन्हें पैसे दे चुका था। 50 रुपए का नोट हाथ में था।
यह सब देखकर कविता गुस्से से तिलमिलाकर अपने ससुर से बोली, अच्छा, तो अब आप हमारे पीछे चोरी भी करने लगे हैं? घर की चीजें चुपके से बेच रहे हो? ऐसा कहते ही उसने अपने ससुर के हाथ से सारे पैसे खींच लिए, नोट छीनकर जेब में डाल लिया। फिर राजेंद्र प्रसाद जी बोले, आवाज कांप रही थी, बहू, ऐसी बात नहीं है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एक तो सुबह से कुछ खाया नहीं था और ऊपर से मेरे पास खांसी की दवाई भी नहीं थी। खाना तो मुझे पड़ोस वाले मोहन जी आकर दे गए थे, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए सोचा कि रद्दी बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे और अपनी दवाई मंगवा लूंगा। कहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी की आवाज रुआन सी हो गई, आंखें नम हो गईं। लेकिन न तो बेटा और न ही कविता को उन पर तरस आया। बेटा चुप खड़ा रहा। ऊपर से उनका बेटा बोला, पिताजी, अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला था तो कोई आफत तो नहीं आ गई थी जो पड़ोसियों से खाना मांगने निकल पड़े थे? घर में तो कुछ ना कुछ रहता ही है। बेटे की बातों से राजेंद्र प्रसाद जी आहत हो गए, दिल बैठ गया। लेकिन कविता तो एक कदम और आगे निकली। कबाड़ वाला जैसे ही पीछे मुड़ा और जैसे ही सारी रद्दी को उठाकर ले जाने लगा, तभी कविता कबाड़ वाले से बोली, अरे भैया, रद्दी के अलावा भंगार भी खरीदते हो क्या? जाते जाते कबाड़ वाला रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ मैडम जी, भंगार भी ले लेता हूँ। हमारा तो काम ही यही है। दिखाओ कितना भंगार है। तभी कविता ने राजेंद्र प्रसाद जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से यह भंगार ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी आवाज में जहर था, आंखें घूर रही थीं। इतना सुनते ही राजेंद्र प्रसाद जी का सीना कांप उठा, जैसे किसी ने छुरी घूम दी हो। सांस रुक गई। और उधर कबाड़ वाले के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं था। वह ठिठक गया, मुंह खुला रह गया। इतनी बात सुनते ही कबाड़ वाले के हाथ से रद्दी एकाएक छूट गई, बोरी जमीन पर गिर पड़ी। वह कभी हैरानी से लाचार होकर खड़े राजेंद्र प्रसाद जी की ओर देखता, जिनका चेहरा मायूस, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें नम थीं और हाथ कांप रहे थे, तो कभी कविता की ओर, जो अंगार उगलती नजरों से राजेंद्र प्रसाद जी को घूरती ही जा रही थी। फिर वह कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, आवाज में दर्द था, यह आप कैसी बातें कर रही है? आपके पिताजी कोई भंगार तो नहीं है। मैं तो रद्दी या भंगार खरीदता हूँ, लोहा, प्लास्टिक, कागज। इंसान को कैसे ले जाऊं? इतना कहकर राजेंद्र प्रसाद जी को शर्मिंदगी भरी नजरों से देखते हुए कबाड़ वाला रद्दी उठाकर चला गया। उसकी आंखें भी नम थीं। इधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी अभी तक बेटे और बहू की बातों से स्तब्ध थे। चारपाई पर बैठे रहे, कुछ बोल नहीं सके। उन्हें अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं, भंगार। आज तक तो वे सोचते थे कि बेटा बहू नादानी में उन्हें दुत्कारते हैं, गुस्से में बोल जाते हैं। लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थीं। यह अपमान नहीं, उनकी आत्मा पर चोट थी। उस समय उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा। बोलते तो शायद रो पड़ते, लेकिन मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। गुस्सा, दर्द, निराशा, आंसू चुपचाप बह रहे थे। रात हो चुकी थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और झींगुरों की चीं-चीं सुनाई दे रही थी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी के मन में घना अंधेरा था। खाने की थाली उनके सामने चारपाई पर पड़ी थी, 2 सूखी रोटियां, थोड़ी ठंडी दाल। कविता ने बिना कुछ बोले थाली रखी और चली गई। लेकिन अब भूख उनसे कोसों दूर थी। पेट भरा हुआ सा लग रहा था, पर वह भरा होना दर्द का था, अपमान का। रह रहकर भंगार शब्द ही उनके कानों में गूंजता जा रहा था। कविता की तीखी आवाज, उसका इशारा, कबाड़ वाले की हैरान नजरें, वह शब्द बार बार दिल में छुरी की तरह चुभ रहा था। राजेंद्र प्रसाद जी थाली को देखते रहे। फिर धीरे से हाथ बढ़ाया और थाली को उठाकर चारपाई के नीचे सरका दिया। अब खाने का मन नहीं था। थोड़ी देर में ही उनका पालतू कुत्ता भोला आया, पूंछ हिलाता हुआ, सूंघता हुआ। उसने थाली में मुंह डाला और एक रोटी मुंह में दबाकर ले गया, फिर दूसरी भी। राजेंद्र प्रसाद जी उसे चुपचाप देखते रहे। कुत्ता खुश था, पूंछ हिला रहा था। कमाल है, वे मन ही मन बुदबुदाए, मेरे बेटा बहू एक कुत्ते को पाल सकते हैं, उसे रोज रोटी, दूध, कभी बिस्किट देते हैं, पर अपने बूढ़े पिता को नहीं। कुत्ते को प्यार से, नाम से पुकारते हैं, लेकिन मुझे बोझ समझते हैं। एक पिता अपनी संतान की हर ख्वाहिश, हर जिद अपनी हैसियत से आगे बढ़कर पूरी करता है। स्कूल की फीस, शादी के खर्चे, घर, सब कुछ दिया।
पर क्या वह संतान अपने पिता की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर सकती? 2 रोटी इज्जत से, 1 गिलास दूध, थोड़ा सा सम्मान। राजेंद्र प्रसाद जी सोचने लगे। मन में पुरानी यादें उमड़ आई, बेटे की शादी, उसकी खुशी, सब कुछ। लेकिन अब सब व्यर्थ लग रहा था। फिर न जाने अचानक उनके दिमाग में क्या आया। शायद वह भंगार वाला अपमान आखिरी तिनका था। वे उठे, कमरे में गए, अलमारी खोली, पुरानी धोती कुर्ता, एक स्वेटर, दवाइयाँ, थोड़ा सा पैसा जो जेब में बचा था, अपना पुराना चश्मा, सब एक पुरानी सूती पोटली में बांध लिया। पोटली कंधे पर टांगी और वापस आंगन में चारपाई पर बैठ गए। रात बीतने का इंतजार करने लगे। नींद नहीं आ रही थी, बस आकाश की ओर देखते रहे। तारे चमक रहे थे, लेकिन उनके जीवन में अंधेरा घना हो चुका था। सुबह होने से पहले, जब गांव में अभी कोहरा छाया था और मुर्गे की पहली बांग भी नहीं हुई थी, वे अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल गए। दरवाजा धीरे से खोला, लाठी टेकते हुए गांव की पगडंडी पर चल पड़े। घर को अंतिम बार देखा। वह घर जिसे उन्होंने ईंट जोड़कर बनाया था, अब वह घर पराया लग रहा था। पैर अपने आप चल रहे थे, मन भारी था। रात भर सोचते रहे, चलते चलते यादें आती रहीं, कैसे अपने बेटे के जन्म पर गाजे बाजे के साथ खुशियां मनाई थीं। पूरा गांव नाच रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मिठाइयां बंटी थीं। उन्होंने गोद में लेकर बेटे को आशीर्वाद दिया था। मैंने इसी बेटे को अपनी बाहों के झूले में झुलाते हुए पूरे गांव में घूमा था। देखो, यह है मेरा बेटा, मेरा वारिस, जो बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। लोग मुबारकबाद देते, हंसी खुशी थी। कौन जानता था कि वही बेटा बुढ़ापे में मुझे ऐसी पीड़ा देगा कि जीना दूभर हो जाएगा। हर कदम पर अपमान, हर बात पर ताने। नहीं, वे मन में ठान चुके थे, अपने आत्मसम्मान की इस तरह धज्जियां उड़ते हुए मैं हरगिज नहीं देख सकता। इस घर में अपमान के कड़वे घूंट पीकर 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाने से बेहतर है कि मैं वृद्धाश्रम में जाकर रह लूं। कम से कम वहां कोई मुझे भंगार तो नहीं कहेगा। वहां सब बराबर होंगे, सब बूढ़े, सब अकेले। कम से कम कबाड़ से तो बेहतर जिंदगी होगी। सोचते सोचते उनके कदमों की गति तेज हो गई। लाठी जोर से जमीन पर टकरा रही थी। गांव की आखिरी झोपड़ी पीछे छूट गई। अब खेतों का रास्ता था। जैसे ही गांव से बाहर पहुंचे तो चारों तरफ अंधेरा और खालीपन। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह की पहली किरण अभी नहीं आई थी। असमंजस में पड़ गए कि कहाँ जाया जाए। वृद्धाश्रम के बारे में सुना तो था, लेकिन ठीक जगह पता नहीं थी। थोड़ी देर पास में ही पड़े एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, कोहरा छाया था। पोटली गोद में रखी, लाठी साइड में। थकान थी, दर्द था। तभी दूर से किसी के कदमों की आहट आई। एक व्यक्ति साइकिल रिक्शा खींचता हुआ आ रहा था, सुबह सुबह कबाड़ इकट्ठा करने। राजेंद्र प्रसाद जी ने उसे आवाज दी, भाई, आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? अगर हो तो इस बूढ़े को वृद्धाश्रम में छोड़ दो तो तुम्हारा भला होगा। कहते हुए उनका गला भर आया, आवाज रुंध गई, आंसू बहने लगे। राजेंद्र प्रसाद जी की आवाज सुनकर वे व्यक्ति पीछे मुड़ा और उन्हें बड़े गौर से देखने लगा। रिक्शे की लाइट की रोशनी में चेहरा दिखा। राजेंद्र प्रसाद जी ने देखा कि यह तो वही आदमी था जिसे एक दिन पहले उन्होंने रदी खरीदने के लिए घर में बुलाया था, जिसके सामने कविता ने उनकी बेइज्जती की थी। यह भंगार ले जाओ, वही कबाड़ वाला। राजेंद्र प्रसाद जी ने सिर झुका लिया शर्म से। अरे बाबा, आप यहाँ और इस हालत में? कबाड़ वाले ने रिक्शा रोका और पास आया। उसकी आवाज में आश्चर्य था, दर्द था। और बाबा, आप वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं? आपका तो इस गांव में अपना घर है, अपना परिवार है। आश्चर्य से कबाड़ वाले ने पूछा। उसकी आंखें बड़ी होगी तो राजेंद्र प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया। पोटली साइड में रखी, दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। सिसक सिसक कर रोने लगे। काफी देर बाद बोले, आवाज कांप रही थी, सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया, रात दिन दुकान संभाली, वही बेटा जब बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से न खिला पाए, मुझे भंगार कहे, तो क्या फायदा ऐसे बेटे के साथ रहकर? घर में ताला लगाकर चले जाते हैं, पड़ोस से खाना मांगना पड़ता है। इससे तो बेहतर है कि वृद्धाश्रम ही चला जाऊं, वहां कम से कम अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा। इतना कहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी फिर से फूट फूट कर रो पड़े। रोते रोते कंधे हिल रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर कबाड़ वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। वह उनकी पीड़ा को भली भांति समझ पा रहा था। खुद गरीब था, जीवन में बहुत कुछ देखा था।
वह पास बैठ गया, चुपचाप कंधे पर हाथ रखा। काफी देर तक कोई बोला नहीं। फिर उदासी भरे स्वर में वे कबाड़ वाला बोला, चलिए बाबा, मैं आपको ले चलता हूँ। शहर के पास एक वृद्धाश्रम है, मैं जानता हूँ। उसने राजेंद्र प्रसाद जी को सहारा दिया और अपनी साइकिल रिक्शा के पीछे बिठाकर ले गया। रास्ता लंबा था। गांव से बाहर निकलकर मुख्य सड़क पर रास्ते भर वे लगातार खांसते ही जा रहे थे। ठंडी हवा लग रही थी, खांसी के दौरे पड़ रहे थे। कबाड़ वाला धीरे धीरे रिक्शा चलाता, बीच बीच में रुक कर पूछता, बाबा ठीक हो ना? लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी सिर्फ सिर हिलाते। जैसे ही वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचे, एक बड़ा सा गेट था, दीवार पर लिखा था शांति वृद्धाश्रम। कबाड़ वाला उन्हें उतार कर छोड़ने लगा। बाबा मैं चलता हूँ, आप अंदर चले जाइए। तभी न जाने उसके मन में क्या आया कि वह वापस उनके पास आ गया। चेहरे पर संकोच के भाव थे, हाथ जोड़े हुए बोला, बाबा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। समझ नहीं आता कैसे कहूँ, उसकी आवाज कांप रही थी। वृद्धाश्रम के गेट पर खड़े राजेंद्र प्रसाद जी बोले, आंसू पोंछते हुए, क्या हुआ बेटा, क्या कहना चाहते हो? उनका मन थोड़ा शांत था, लेकिन उत्सुकता थी। बाबा मैंने जब से होश संभाला है, खुद को अनाथ ही पाया है। मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत छोटा था, शायद 4-5 साल का। न तो मुझे उनका चेहरा याद है और न ही उनकी आवाज। बस इतना पता है कि एक दिन मैं अकेला सड़क पर था, भूखा प्यासा, रोता हुआ। लोग मुझे देखकर आगे बढ़ जाते थे। फिर मैं भीख मांगने लगा। दिन भर धूप बारिश में घूमता, लोगों के आगे हाथ फैलाता। कभी कोई एक रोटी दे देता, कभी कुछ पैसे। लेकिन रात को सोने की जगह नहीं होती थी। कभी रेलवे स्टेशन, कभी फुटपाथ। विक्रम, कबाड़ वाला, ने आगे कहा, माता पिता का साया होना कितना बड़ा आशीर्वाद है। यह तो केवल मेरे जैसा एक अनाथ ही जान सकता है। मैं पूरी उम्र माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा। कभी किसी बुजुर्ग को अपने बच्चों के साथ देखता तो मन भर आता, काश मेरे भी माँ बाप होते जो मुझे प्यार करते, मेरी चिंता करते। अगर आप मेरे साथ रहना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको भी घर परिवार मिल जाएगा और मुझे भी पिता का साया मिल जाएगा। मैं आपको कभी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। विक्रम की बात सुनकर राजेंद्र प्रसाद जी विस्मय से उसे देखते रह गए। उनकी आंखें बड़ी हो गईं, मुंह हल्का सा खुला रह गया। इतने दर्द के बाद अचानक कोई इतना बड़ा प्रस्ताव। वे कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, बेटा यह तुम क्या कह रहे हो? लोग अपने माँ बाप नहीं संभालते, उन्हें बोझ समझते हैं, घर से निकाल देते हैं, और तुम इस अजनबी बूढ़े को सहारा देने की बात कर रहे हो? आज तो तुम्हें मुझसे सहानुभूति है, कल अगर मैं बीमार पड़ गया, खांसता रहा, दवाइयों का खर्च बढ़ गया या तुम्हारे बच्चों को परेशानी हुई तो तुम्हें भी बोझ लगने लगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसी वृद्धाश्रम में ही चला जाता हूँ, यही मेरे लिए ठीक रहेगा। यहाँ कम से कम कोई उम्मीद नहीं होगी, कोई अपमान नहीं। तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा, इस उपकार के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। हाथ जोड़कर राजेंद्र प्रसाद जी बोले और धीरे धीरे वृद्धाश्रम के गेट की ओर बढ़ने लगे। उनकी कमर झुकी हुई थी, कदम भारी थे। तभी विक्रम ने तेजी से आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा उपकार मैंने नहीं, आपने मुझ पर किया था 20 वर्ष पहले, लेकिन शायद यह बात आपको याद नहीं है। यह सुनकर राजेंद्र प्रसाद जी अंदर जाते जाते रुक गए। वे पीछे मुड़े, भौहें सिकोड़कर विक्रम को देखने लगे। विक्रम की आंखें नम थीं, आवाज में गहराई थी। फिर विक्रम बोला, बाबा आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम विक्रम है। जब मेरी उम्र 10 साल थी तब मैं भीख मांगा करता था। एक दिन मैं गांव के बाजार में भीख मांग रहा था, धूप में, फटे कपड़ों में। आप दुकान से निकल रहे थे, मुझे देखा, रुक गए, मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाया कि भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती, एक इंसान को जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए। आपने कहा था, बेटा हाथ फैलाने से अच्छा है मेहनत करो। फिर आपने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और मुझे दिए। कहा था कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, रिक्शा लो, ठेला लगाओ, कुछ भी, भले ही थोड़े में गुजारा करना पड़े, लेकिन कभी जीवन में भीख मत मांगना। विक्रम ने भावुक होकर कहा, बाबा आप नहीं जानते, आपकी उस सीख ने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। मैंने वह पैसे जोड़कर पहले एक पुराना रिक्शा लिया, फिर कबाड़ का काम शुरू किया, धीरे धीरे मेहनत की। आज मेरे पास अपना घर है, पत्नी बच्चे हैं, इज्जत से जी रहा हूँ, सब आपके कारण। बाबा
एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए विक्रम उनके पैरों में गिर गया, सिर झुकाकर। राजेंद्र प्रसाद जी ठगे से खड़े रहे। पुरानी याद ताजा हो आई। हाँ, एक बार उन्होंने एक बच्चे को पैसे दिए थे, समझाया था, लेकिन इतने साल बीत गए थे, चेहरा याद नहीं था। अब सब साफ हो गया। उनकी आंखें भर आईं। वे झुके, विक्रम को उठाया, मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। बेटा, तूने मुझे नई जिंदगी दी है। दोनों देर तक गले मिले रहे। फिर विक्रम ने पोटली उठाई और उसके साथ अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन अब कदम हल्के लग रहे थे। घर पहुंचकर विक्रम ने बाबा को आंगन में रखी खाट पर बिठाया। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा ईंटों का बना, छत पर टिन की शीट। आंगन में एक तुलसी का पौधा, एक पुराना बरगद का पेड़। विक्रम जल्दी से अंदर गया और अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की, को बाहर आंगन में बुलाकर ले आया। बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में थे, प्रिया साड़ी में। वे सब राजेंद्र प्रसाद जी को देखकर हैरान थे। अजनबी बुजुर्ग, पोटली लिए। विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया, बच्चों, यह मेरे बाबा हैं। इनके मुझ पर बहुत एहसान है। आज से यह हम लोगों के साथ ही इस घर में रहेंगे। इन्हें अपना पिता मानो। बच्चे शर्माए। प्रिया ने हाथ जोड़े और प्रणाम बाबा कहा। राजेंद्र प्रसाद जी ने बच्चों को दुलार किया, आशीर्वाद दिया। फिर विक्रम ने प्रिया से कहा, बाबा के लिए चाय नाश्ता करो, गर्मा गर्म पूरी, चाय और थोड़ा अचार। कुछ देर बाद विक्रम अपनी पत्नी के पास रसोई घर में आया और उसे राजेंद्र प्रसाद जी की सारी कहानी बता दी। अपमान, घर छोड़ना, भंगार वाली बात, सब कुछ। प्रिया सुनती रही, आंखें नम हो गईं। उनका सारा किस्सा सुनकर विक्रम की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। वह संस्कारी थी, गांव की सादी लड़की। यह कैसे लोग हैं जो अपने बाप के साथ ऐसा करते हैं, उसने बुदबुदाया। तभी विक्रम ने कहा, प्रिया, बस एक चीज का ध्यान रखना कि बाबा को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इनका पूरा ख्याल रखना, जैसे अपने पिता का। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। बाबा हमारे लिए आशीर्वाद हैं। वे दोनों थोड़ी देर में बाबा के लिए खाना लेकर आ गए। बड़ी थाली में गरम पूरी, आलू टमाटर की सब्जी, दाल चावल और सलाद। राजेंद्र प्रसाद जी को भरपेट खिलाया। वे कई दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहे थे। इस दौरान वे बीच बीच में खांसते जा रहे थे। विक्रम ने देखा तो तुरंत उठा, पास की दुकान से इनहेलर और खांसी की दवाई लेकर आ गया। बाबा, यह लो, अब आराम मिलेगा। अगले दिन जब राजेंद्र प्रसाद जी सुबह सवेरे उठे तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। रात भर अच्छी नींद आई थी, खांसी कम थी। विक्रम पहले से उठा हुआ था। उसने उनके नहाने की सारी व्यवस्था कर दी। गर्म पानी, साबुन, तौलिया, नई धोती कुर्ता। फिर बाजार जाकर उनकी जरूरत का सामान भी खरीद कर ले आया। दवाइयाँ, फल, एक नया स्वेटर, क्योंकि सर्दी बढ़ रही थी। राजेंद्र प्रसाद जी बस उसे देखते ही जा रहे थे। यह लड़का कितना ख्याल रख रहा है। सुबह के समय उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो विक्रम उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो बाबा, अखबार पढ़ लो। रोज की आदत तो होगी ना। अखबार देखते ही राजेंद्र प्रसाद जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शायद उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था। पहले रोज पढ़ते थे लेकिन अब कई महीनों से नहीं पढ़ा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली में से अपना चश्मा निकाला तो विक्रम ने देखा कि चश्मा टूटा हुआ था, एक कांच फटा, फ्रेम मुड़ा हुआ। वही चश्मा लगाकर वे अखबार पढ़ने लगे, परंतु उन्हें उस चश्मे से अक्षर साफ नहीं दिख रहे थे। आंखें सिकोड़ते, सिर हिलाते, काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। काम पर जाने से पहले विक्रम चुपके से वे टूटा चश्मा अपने साथ ले गया। शाम को जब वापस लौटा तो हाथ में एक नया चश्मा था, उसी नंबर का, अच्छी क्वालिटी का। राजेंद्र प्रसाद जी उस समय अपने कमरे में लेटे हुए थे, एक छोटा सा कमरा जो विक्रम ने उनके लिए साफ किया था। विक्रम कमरे में गया और मुस्कुराते हुए बोला, लीजिए बाबा, अब आपको अखबार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना नया चश्मा देखते ही राजेंद्र प्रसाद जी की आंखों में नमी तैरने लगी। वे चश्मा हाथ में लेकर देखते रहे। उन्हें अचानक अपने अतीत की वह बात याद आने लगी। करीब 2 साल पहले उनका चश्मा टूट गया था। उन्होंने बेटे से कहा था कि नया बनवा दो, लेकिन बेटे बहू ने खर्च बढ़ने के नाम पर इतनी बातें सुनाई थी। अब कितने दिन और जीना है, पुराना ही चला लो, पैसे क्यों बर्बाद करें। कि उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मे का जिक्र करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। तब से वही टूटा चश्मा पहने हुए थे।
धुंधला देखते हुए भी चुप थे। आज अपना नया चश्मा देखकर वे विक्रम को बड़े प्यार और स्नेह भरी नजरों से देखने लगे। उठे, उसके सिर पर हाथ रखा और ढेरों आशीर्वाद दिए। बेटा, भगवान तुझे सुखी रखे, तेरा घर हमेशा हंसता खेलता रहे। तूने मुझे वह सम्मान दिया जो मेरे अपने ने भी नहीं दिया। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन दिल में खुशी थी। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। दिन हंसते खेलते बीतने लगे, रातें सुकून से। विक्रम का घर छोटा था, लेकिन अब राजेंद्र प्रसाद जी को अपना लगने लगा था। सुबह उठते तो प्रिया चाय लेकर आती, विक्रम हाल चाल पूछता। बच्चे स्कूल से लौटते तो दादाजी के पास बैठते, अपनी बातें सुनाते। लगभग 1 महीना बीत चुका था। राजेंद्र प्रसाद जी का चेहरा खिल उठा था, झुर्रियां कम लगने लगी थीं, आंखों में चमक लौट आई थी, खांसी भी अब बहुत कम हो गई थी। वे फिर से जीवन का स्वाद लेने लगे थे। अक्सर रात के समय जब घर शांत हो जाता और बच्चे सो जाते, विक्रम राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाकर बैठ जाया करता था। उनका कमरा छोटा सा था, लेकिन हवादार। खाट पर राजेंद्र प्रसाद जी लेटे होते, विक्रम उनके पैरों के पास बैठता और धीरे धीरे पैर दबाने लगता। प्रिया कभी चुपके से चाय का गिलास रख जाती। विक्रम की उंगलियां थकी हुई होती, लेकिन पैर दबाते समय बड़ा प्यार से दबाता। एक बार पैर दबाते हुए विक्रम ने सिर झुकाकर पूछा, बाबा, आप यहाँ खुश तो हैं ना? यहाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं? अगर कुछ कमी हो, कुछ चाहिए तो जरूर बताना। राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह पूछकर तो तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा इतना ख्याल तो कभी मेरे अपने बेटे ने भी नहीं रखा। तुम रोज मेरी दवाइयां समय पर देते हो, अच्छा खाना खिलाते हो, रात को पैर दबाते हो। यह सब क्या कम है? तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पहले जहाँ हर पल दर्द था, अब हर पल सुकून है। उनकी आवाज में गहरा संतोष था। यह सुनकर विक्रम के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। उसने राजेंद्र प्रसाद जी का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और बोला, बस बाबा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। तभी राजेंद्र प्रसाद जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे इतना अच्छा जीवन भी नसीब होगा। सच कहूं तो यह सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। सुबह उठता हूं तो लगता है कि कोई स्वर्ग में आ गया हूं। मैंने अपने बेटे के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं रखी, उसकी हर जरूरत पूरी की, अच्छी पढ़ाई करवाई, शादी की, दुकान सौंपी। लेकिन मेरे अपने ही बेटा बहू मुझे बेचने तक को तैयार हो गए, भंगार कहकर अपमानित किया, और तुमने, एक पराये ने, अपने घर पर लाकर मुझे इतना सम्मान दिया, इतनी खुशी दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने मुझे वह प्यार दिया जो खून का रिश्ता भी नहीं दे सका। ऐसा कहते हुए राजेंद्र प्रसाद जी उठकर बैठ गए। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा खुशी से चमक रहा था। फिर उन्होंने अपनी पुरानी पोटली खोली, वही पोटली जो घर छोड़ते समय बांधी थी। उसमें से कुछ पुराने कागजात निकाले, जमीन के कागज, मकान की रजिस्ट्री, बैंक के दस्तावेज। वे बोले, बेटा, आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुमने मुझे नई जिंदगी दी, अब मैं भी तुम्हें कुछ देकर अपना कर्ज उतारना चाहता हूँ। इतना सुनते ही विक्रम अचानक चौंक गया। वह उठकर बैठ गया और बोला, क्या देना चाहते हैं बाबा? आपने तो मुझे पहले ही सब कुछ दे दिया, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कागजात विक्रम के हाथ में देते हुए कहा, अब से यह सब तुम्हारा है। विक्रम ने कागज देखे, फिर हैरानी से बोला, यह क्या है बाबा, और यह आप मुझे क्यों दे रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह मेरे घर और जमीन के कागज हैं, पुराना मकान, खेत, दुकान के कागज, सब। अब मैं यह सब तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। तू मेरा सच्चा बेटा है, तुझे हक है। इतना बात सुनते ही विक्रम हक्का बक्का रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कागज राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में वापस दे दिए और बोला, नहीं बाबा, यह सब मैं नहीं ले सकता। पहले ही आपके मुझ पर बहुत एहसान है। आप ना होते तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता। यह सुकून भरी जिंदगी, यह घर, यह परिवार सब आपकी बदौलत है। मैं आपका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ? यह संपत्ति तो आपके खून पसीने की कमाई है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी नहीं माने। वे बोले, बेटा, अपने बेटे के साथ रहकर तो मैं अपनी जिंदगी का हर पल जैसे काट रहा था, वे मैं ही जानता हूँ।
कई बार रातों को अकेले रोता था, कई बार मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में भी सोचा, नींद की गोलियां इकट्ठी की, लेकिन उसमें भी हिम्मत ने जवाब दे दिया, और बेटा, तूने तो पल पल मरते हुए इस बूढ़े को एक नई जिंदगी दे दी। अपनी सेवा से, अपने प्यार से इस जर्जर शरीर में फिर से जान डाल दी। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा है। सुबह उठने का मन करता है, जीने का मन करता है। तुम कल ही जाकर एक वकील को बुलाकर ले आना, मैं जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहता हूँ। विक्रम ने लाख मना किया, बाबा यह गलत है, मैं नहीं ले सकता। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी की जिद के आगे वह हार गया। आखिरकार उनकी आंखों में आंसू देखकर विक्रम ने घुटने टेक दिए। अगले दिन वकील आया, कागजात तैयार हुए और राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना मकान, जमीन, सब कुछ विक्रम के नाम कर दिया। दुकान उन्होंने पोते पोतों के नाम रखी, लेकिन घर और खेत विक्रम को। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी के बेटा और बहू को कोर्ट की तरफ से मकान खाली करने का नोटिस भेज दिया गया। नोटिस में साफ लिखा था कि संपत्ति अब नए मालिक की है। उनके बेटा बहू, जो पिता के जाने के बाद से अभी तक यह सोचकर खुश थे कि चलो मुसीबत से पीछा छूटा, नहीं तो आए दिन कभी खांसी तो कभी बुखार। बूढ़े पिता के लिए जो 2 रोटी बनानी पड़ती थी उससे भी आजादी मिल गई और रोज रोज की दवाइयों के खर्चे से भी राहत। लेकिन जैसे ही उनके पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा, उनकी सारी खुशियां हवा हो गईं। नोटिस देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा चिल्लाया, यह क्या हो गया? कविता रोने लगी। घर जो उनका था अब हाथ से निकल चुका था। बौखलाया हुआ उनका बेटा इधर उधर मदद मांगने दौड़ने लगा। पहले पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र प्रसाद जी के पुराने दोस्त मोहन जी के पास गया। मोहन जी को सब पता था। जैसे ही बेटे ने मदद मांगी, मोहन जी ने गुस्से से कहा, जो बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से ना दे सके, उसे भंगार कहे। उस बेटे का अपने पिता की जायदाद पर भी कोई हक नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया और मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जब बहुत बार मनाने पर भी मोहन जी तैयार ना हुए, तो राजेंद्र प्रसाद जी का बेटा गांव के सरपंच के पास मदद मांगने पहुंचा। सरपंच को लगा कि मामला सुलझ जाएगा। उन्होंने सहायता की और राजेंद्र प्रसाद जी का पता खोजते खोजते विक्रम के घर पहुंचे। उस समय राजेंद्र प्रसाद जी आंगन में चारपाई पर बैठकर सुकून से खाना खा रहे थे। प्रिया ने विशेष रूप से उनके लिए पसंदीदा सब्जी बनाई थी। वे चुपचाप खाते हुए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हे प्रभु, तूने मुझे दूसरा जीवन दिया। तभी उनके कानों में बाहर से आवाजें आईं। सामने देखा तो उनका अपना बेटा, कविता और सरपंच घर के अंदर आ रहे थे। बेटे का चेहरा लाल था, आंखें सूजी हुई। वह आगे बढ़ा और नाटकीय ढंग से बोला, पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप घर छोड़कर ही चलते बने? हमसे बात तक नहीं की। आपको क्या मालूम आपका यह बेटा कितना परेशान हो गया था? कहते हुए उसने नकली आंसू बहाए। तभी सरपंच ने राजेंद्र प्रसाद जी के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, राजेंद्र प्रसाद, अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़कर तो नहीं चले जाते, और अगर जाना ही था तो किसी रिश्तेदार के घर जाते। हाँ, आप तो यहाँ इस कबाड़ी के घर में आकर बैठ गए। सारे पड़ोसी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे हमारे बारे में? यह एक पल भी नहीं सोचा आपने। सरपंच की आवाज में अधिकार था। गुस्से में आकर बेटे ने भी कहा, हाँ पिताजी, गांव में हमारी नाक कट गई। राजेंद्र प्रसाद जी चुपचाप सुनते रहे। फिर धीरे से सरपंच से बोले, सरपंच साहब, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। छोटे झगड़े में घर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया उसे तो मैं अपना दुश्मन लगता हूँ। एक बोझ के अलावा कुछ समझा ही नहीं इन लोगों ने अपने इस बूढ़े बाप को। और जिसको तुम लोग कबाड़ी बोल रहे हो, उसका मैं कौन लगता हूँ? वह मेरा सच्चा बेटा है, मेरी अच्छी सेवा कर रहा है। सुबह चाय, अच्छा खाना, दवाई समय पर, रात को पैर दबाना। न तो खाने पीने की कोई कमी है और न ही मान इज्जत की। और उसकी पत्नी प्रिया सारा दिन हंसी खुशी से मेरा हर काम करती है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था, ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज कर दिया। कभी हिम्मत जुटाकर खाने को कुछ मांग भी बैठता तो कविता मुझ पर ऐसे भड़कती जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ससुराल चला गया, और वे भी पूरे घर को ताला लगाकर। किसी ने ना सोचा कि पीछे मेरी क्या हालत होगी। राजेंद्र प्रसाद जी आगे बोले,
पड़ोसी मोहन जी ने आकर खाना दिया तो मेरे सुपुत्र और उसकी धर्मपत्नी ने मुझे भिखारी की संज्ञा दे डाली। इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज भर आ गई थी। खांसी की दवाई लाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सोचा रदी बेचकर ही कुछ पैसे आ जाएंगे। और जानते हैं सरपंच साहब, मेरी बहू ने तो मुझे भंगा कहकर मुझे ही बेचने की बात कह डाली। उस दिन उसकी तीखी जुबान से ऐसी ऐसी बातें सुनी कि मुझे लगा काश यह जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। एक वृद्ध पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना कि उसकी संतान की उपेक्षा करती है। हर कदम पर चोटिल होता उसका स्वाभिमान उसे मुर्दा बना देता है। वह आंसुओं से नहीं, हृदय की गहराइयों से रोता है। उसके भीतर जीने की लालसा समाप्त हो जाती है जब उसकी अपनी संतान उसे बोझ समझने लगती है। इतनी बातें सुनते ही सरपंच जी ने राजेंद्र प्रसाद जी के बेटा बहू को गहरी निगाह से देखा। उनका चेहरा सख्त हो गया। फिर बोले, क्यों बेटा, जो बातें तुम्हारे पिताजी ने बताई हैं, क्या वे सच हैं? सरपंच जी के इस सवाल पर बेटा बहू दोनों की नजरें नीचे झुकी, कोई जवाब नहीं दिया। फिर सरपंच जी रोब भरी आवाज में बोले, मैं तो यह सोचकर तुम्हारे साथ आया था कि कभी कभार बच्चों से गलती हो जाती है, अपने पिता से माफी मांग लेंगे तो वे तुम्हारे साथ आने को झट से राजी हो जाएंगे। लेकिन बेटा, गलती तो तुमसे हुई ही नहीं, तुमने तो गुनाह किया है, एक ऐसा गुनाह जिसकी कोई माफी नहीं है। तभी मामला अपने हाथ से निकलते देख बेटा और कविता राजेंद्र प्रसाद जी के पैरों में गिर गए और रोने लगे। नहीं पिताजी, हमारे साथ इतना सख्त व्यवहार मत कीजिए, हमें माफ कर दो। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बस आप अपने बेटा बहू के साथ अपने घर चलो। राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें उठाया, लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, कौन बेटा और कैसी बहू? अब तुम मेरे बेटे नहीं हो। अगर तुम मेरे बेटे होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने पर मजबूर ना होता, किसी और के घर ना पड़ा होता, किसी दूसरे से अपनी सेवा ना करवा रहा होता। नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बेटे ने रोते हुए कहा, नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए, आपने तो सारी जमीन, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद जी बोले, चाहे लाख आंसू बहा लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। शुक्रवार मनाओ कि मुझे अपने पोते पोतों का ख्याल था और उन्हीं के बारे में सोचकर मैंने अपनी दुकान तुम्हारे नाम पर रखी है, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलनी चाहिए। अरे, मेरा तो अपना ही खून पराया हो गया और पराये ने मुझे सहारा दिया और इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी कविता गुस्से से बोली, पिताजी, जिन्हें आप अपना मानकर यहाँ बैठे हैं ना, वह आपसे नहीं, आपकी जमीन जायदाद से प्यार करते हैं। आपकी संपत्ति को हड़पने के लिए ही उन्होंने यह सारा जाल बिछाया है। देख लीजिएगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसी समय विक्रम, जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उनके पास आया और शांत स्वर में बोला, बाबा, आपकी जमीन जायदाद में से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। ऐसी जमीन मेरे किसी काम की नहीं। मैं भले ही कबाड़ का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ बुजुर्गों के आशीर्वाद की, और आपके आने से वह कमी भी दूर हो गई। ऐसा कहते हुए विक्रम की आंखें नम हो गईं। इतनी बात सुनते ही सरपंच जी उठ खड़े हुए और बोले, राजेंद्र प्रसाद, जो फैसला तुमने लिया है वह बिल्कुल सही है। अगर बेटों के होते हुए माँ बाप को यह दिन देखना पड़े तो फिर क्या फायदा ऐसे बेटों के होने का? मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत अच्छे से रहोगे। ऐसा कहकर सरपंच जी वहां से चले गए और बेटा बहू भी मुंह लटका कर निराश होकर वापस लौट आए। कानूनी कार्यवाही पूरी हुई। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना मकान और जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली। भारी मन से बेटे बहू को वह मकान खाली करना पड़ा। अब वे एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगे। दुकान का काम भी एकदम ठप हो चुका था। ग्राहक नहीं आते थे, जैसे गांव ने भी उन्हें बहिष्कृत कर दिया हो। यह शायद इसी बात का संकेत था कि जिस बेटे ने अपने जन्म देने वाले पिता की कदर नहीं जानी, उसे भला भगवान कैसे सुखी रख सकता था। अब वे दोनों अपने किए गए कर्मों के लिए हर पल पछता रहे थे। रातों को नींद नहीं आती, एक दूसरे को कोसते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। राजेंद्र प्रसाद जी हंसते मुस्कुराते अपने बेटे विक्रम के साथ रहने लगे। घर में खुशियां लौट आईं। विक्रम ने अपने वचन के अनुसार उनकी खूब अच्छे से सेवा की, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा और हर खुशी का ध्यान रखा।
और राजेंद्र प्रसाद जी जीवन के आखिरी दिनों में सचमुच खुश थे, जैसे कभी रहे ही ना थे। तो दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी ने जो फैसला लिया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और यह कहानी आप कहां कहां से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम हमें लिख भेजें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।